दोस्तों, इस कहानी के 13वें चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। लेकिन कहानी आगे सुनने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बस एक टच की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर दें, ताकि इस कहानी का और सभी कहानियों का कोई भी भाग मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तुम्हें पता है संजू को कितना पसंद करती हूँ मैं, प्यार करती हूँ उससे, लेकिन वो तो तुम्हारे पीछे दीवाना है। जब भी बात करो तो घूम फिर कर तुम्हारे बारे में ही बात करता है। जब भी वो तुम्हारी तारीफ़ करता है ना तो आग सी लग जाती है मेरे अंदर। लेकिन अब नहीं, अब सब सही होगा, निक्की ने कहा। वसुधा अब तक ज़मीन पर गिर चुकी थी। निक्की उसके पास बैठते हुए बोली, इस पानी में मैंने सेडिटिव्स मिलाया था। अब तुम चैन की नींद सो जाओ। यहाँ इस रेगिस्तान की गोद में यहाँ अक्सर रेत के तूफान आते रहते हैं। इनमें तुम दफन हो जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस सुनसान रेगिस्तान में कोई दूर दूर तक तुम्हें दिखाई नहीं देगा सिवाय गिद्ध के। अगर जिंदा रही तो तुम्हें नोच नोच कर मार डालेंगे, और अगर मर गई तो तुम्हारी लाश को नोचेंगे। कितना आसान था ना तुम्हें रास्ते से हटाना। गुड बाय स्वीट ड्रीम्स। हाँ, निकी कुटिलता से बोली और वहाँ से गुस्से से चली गई। वसुधा की आंखें अब तक बंद हो चुकी थी। निक्की जल्दी जल्दी वहाँ से वापस कैंप आ गई और सीधा अपने टेंट में जाकर खुद को शांत करने लगी। उसने जो किया इसका डर तो उसे भी कहीं ना कहीं था, लेकिन कभी कभी हम अपनी भावनाओं की वशीभूत हो अपनी जिद में ऐसा कर जाते हैं जिसका पश्चाताप हमें बाद में होता है। धीरे धीरे सभी टीम वापस आ चुकी थी। अमन भी वसुधा और निक्की को ढूंढते आखिर थक हार वहाँ पहुँच ही गया। सभी अमन को अकेले देख उससे सवाल करने लगे। अमन, निक्की और वसुधा कहाँ है? संजय ने पूछा। क्या कहाँ है मतलब? वो तो मेरे साथ नहीं थी, मुझे लगा यहाँ वापस आ गई होंगी। अमन ने आश्चर्य से कहा। नहीं, दोनों यहाँ नहीं हैं, निशा ने कहा। उसी समय निक्की अपने टेंट से बाहर आई। सभी की नज़र उस पर गई। उसे देख सबकी जान में जान आई। अमन तुरंत निक्की के पास आकर बोला, तुम दोनों यहाँ मुझे बताए बिना आ गई। पता है कितना ढूंढा मैंने तुम दोनों को। अगर आना ही था तो बता देती एक बार। दोनों? दोनों कौन? अमन, मैं तो अकेली आई हूँ। वसुधा तो तुम्हारे साथ थी ना? निकी भोली सी शक्ल बनाकर अनजान बनते हुए बोली। तो एक बार फिर सबको झटका लगा। अमन को तो अब गुस्सा आ गया। उसने निकी की बाहें पकड़ झकझोरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अकेला था। वो वसु तुम्हारे साथ थी। हाँ, मैं और वसु साथ थे, लेकिन बीच में ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो वसुधा ने ही मुझे वापस कैंप आकर आराम करने के लिए कहा। वो तुम्हारे साथ आ जाएगी ऐसा उसने कहा था तो मैं आ गई। मैं तो तब से टेंट में सो रही हूँ। ये तो शोर से मेरी नींद खुली। निक्की की बातें सुन अब तो सब सकते में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन निक्की वसुधा तो मुझसे मिली ही नहीं। मैं तो खुद तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, अमन ने घबराते हुए कहा। संजय और निशा ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में किसी अनहोनी की आशंका का डर था जो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। संजय, हमें वसुधा को ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं, निशा बोली। तो संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसे ढूंढने के लिए जाने लगा। ये देख निकी को कुछ घबराहट सी होने लगी। उसने खुद को संभाला और बोली, रिलैक्स यार, बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी अपने आप। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? उसका बेपरवाही से बोलना किसी को पसंद नहीं आया। निशा ने घूर कर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। निक्की, शाम ढल रही है, अंधेरा होने को आया है। यहाँ अक्सर रेत के तूफान भी आते हैं। ऐसे में वसुधा कहाँ होगी, किस हालत में होगी, हमें नहीं पता। हमें उसे ढूंढना ही होगा, संजय ने कहा और निशा के साथ चला गया। कैंप के सभी लोग वसुधा को ढूंढने यहाँ वहाँ जाने लगे।
अब तक वसुधा के गार्ड्स को भी इसकी खबर हो गई थी। उसने अपने काम में कोताही हुई थी, इस बात को तो वो समझ रहे थे, लेकिन ऋषि के ऑर्डर्स ही ऐसे थे कि वसुधा पर दूर से ही नज़र रखे, उसके आसपास बिल्कुल ही ना जाए। जब तक उन्हें वसुधा के बारे में कुछ पता चलता, निकी अपनी चाल चल चुकी थी। अब ऋषि को बताना भी ज़रूरी था। गार्ड ने ऋषि को फ़ोन लगाया। हाँ बोलो अर्जुन। ऋषि ने कॉल रिसीव कर कहा, सर मैम कहीं मिल नहीं रही हैं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, क्या मतलब? ऋषि एकदम से उठ खड़ा हुआ। सर वो मैम पास ही बंजारों की बस्ती में गई हुई थी, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई। सब उन्हें ढूंढ रहे हैं और हम भी। अर्जुन ने घबराते हुए विस्तार से सब कुछ बता दिया। क्या बकवास है, वो गायब कैसे हो सकती है? और तुम लोग कहाँ थे? ऋषि गुस्से से बोला, सॉरी सर, लेकिन आपके ही ऑर्डर्स थे कि मैम से दूर रही, जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना लगे उनके पास ना जाएं। अर्जुन बोला, मैंने उससे दूर रहने के लिए इसलिए कहा था कि उसे ऐसा ना लगे कि उस पर नज़र रखी जा रही है। तुम दोनों को उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था, लेकिन तुम दोनों तो। सॉरी सर, लेकिन हम मैम को ढूंढ लेंगे। मैं आ रहा हूँ। वो लास्ट किसके साथ गई थी और कौन सी जगह, मुझे बताओ। सर वो अपनी टीम के 2 लोग अमन और निकी के साथ यहीं से थोड़ी दूर बंजारों की बस्ती में गई थी। तुम बस्ती पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, ऋषि ने कहा। ऋषि को इस समय वसुधा को लेकर बहुत बेचैनी हो रही थी। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, ये ख्याल उसकी जान ले रहा था। प्लीज़ भगवान उसे मुझसे मत छीनना, मेरी ही गलती है। वो मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं ही उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। उसे कुछ ना हो भगवान, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते आप मुझे। वो मन ही मन जाने कितनी प्रार्थनाएं दुआएं मांगने लगा। ऋषि को इतना परेशान देख सुमित उसके पास आया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। ऋषि गाड़ी में बैठा, साथ ही सुमित भी। कुछ ही देर में वो बस्ती पहुंच गया। वहां अर्जुन पहले से मौजूद था। क्या अपडेट है अर्जुन? ऋषि ने पूछा। सर बस्ती वालों से पूछ लिया, इनका कहना यही है कि मैम उन दोनों के साथ आई थी। फिर किसी को कुछ खास नहीं पता, लेकिन एक औरत ने बताया कि उसने मैम और एक लड़की को आखिरी बार साथ में देखा। कौन थी वो लड़की? उसका नाम निकी है, तो फिर उससे पूछताछ करो, ऋषि ने कहा। तो अर्जुन उसे हिचकिचाते हुए देखने लगा। क्या देख क्यों रहे हो? जो कहा है वो करो, ऋषि ने गुस्से से कहा। सर वो एक स्टूडेंट है, वो भी मेडिकल, ऐसे कैसे पूछताछ करें? सब सवाल करेंगे, कॉलेज अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। आई नो तुम क्या कहना चाहते हो। तुम एक काम करो, तुम ढूंढो, मैं जाता हूँ वहाँ। अब तक सुमित सारा मामला जान चुका था। उसके सर के गुस्से से भी वो पूरी तरह वाकिफ था। अगर वसुधा नहीं मिली तो उसके अंजाम क्या हो सकते हैं, इसी डर से सुमित कांप गया। ऋषि खुद कैंप में पूछने जा रहा है, इससे सुमित और घबरा गया। सर आप खुद वहाँ जाएंगे? सुमित ने पूछा तो ऋषि ने एक बार उससे घूरा। सुमित सहम गया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस मेरी वसु सही सलामत चाहिए, ऋषि ने कहा और गाड़ी में आ गया। पीछे पीछे सुमित भी भागते हुए आकर गाड़ी में बैठ गया। सर आप फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे मैम को, लेकिन इस तरह से आपका सबके सामने आकर इस मामले को हाथ में लेना सही नहीं है। ऐसे तो जिस बात को आप छुपा के रखना चाहते थे वो सबके सामने आ जाएगी, सुमित ने शांत लहजे में कहा। आई आई जस्ट डोंट केयर सुमित, ये सब मैंने उसी के लिए किया था, उसी की सेफ्टी के लिए किया, लेकिन जब वही सेफ नहीं है तो मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। ऋषि के गुस्से में इस बार सुमित को वसुधा के लिए फिक्र भी महसूस हो रही थी। इधर कैंप में सभी वसुधा को ढूंढ के परेशान हो गए थे। अंधेरा होने को था, इसीलिए सभी वापस आ गए। निशा का तो रो रो के बुरा हाल था। उसे वसुधा के लिए बहुत डर लग रहा था। वो संजय के गले लग रो पड़ी। संजू अब क्या करें, कहाँ ढूंढें उसे? ऐसे कैसे वो कहीं जा सकती है? वो ठीक तो होगी ना? उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा। निशा आगे कुछ बोलती, उसके पहले संजय ने उसके होठों पे अपनी उंगली रख दी।
और नाम में गर्दन हिला दिया। निशा एक टक उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं खड़ी निकी ने जब ये देखा तो उसे निशा पे बहुत गुस्सा आया। ओ गॉड, पहले वो वसुधा, अब ये निशा। लगता है इसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा। निकी मन ही मन सोचने लगी। वो उन दोनों के पास आई और निशा को लगभग खींचकर संजय से अलग करते हुए बोली, चिल यार, तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कोई छोटी बच्ची है। वो चली गई होगी कहीं, आ जाएगी अपने आप, निकी ने बेपरवाही से कहा। वसुधा को लेकर सभी परेशान थे। सबको उसकी फिक्र थी, सिवाय निकी के। उसके चेहरे पे चिंता की कोई लकीर नहीं थी। ये बात निशा के साथ साथ अमन को भी खटकी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं उसकी? यहाँ सारे लोग परेशान हैं और तुम चिल करने के लिए कह रही हो। तुम रिलैक्स कैसे रह सकती हो? निशा ने कहा तो निकी सक पका गई। वो संभलते हुए बनावटी बोली, नहीं, मेरा मतलब है वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो गुम जाए। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबल मेडिकल स्टूडेंट है वो। कहीं फंस गई होगी, किसी काम में आ जाएगी। अब यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं आता कि कॉल करके इन्फॉर्म ही कर दी। तो मैं तो तुम लोगों को परेशान देख ये कह रही थी बस, और कोई बात नहीं। निकी की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर इस वक्त ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। सभी वसुधा के लिए परेशान थे। ये देख निकी ने चैन की सांस ली। निशा की नज़रें लेकिन फिर भी निकी पर ही थी। निशा वसु मिल जाएगी, रिलैक्स, संजय ने कहा और निशा को वहीं बैठा खुद जाने लगा। उसके पीछे पीछे अमन और निखिल भी आ गए। तू कहाँ जा रहा है? निखिल ने संजय से पूछा। वसु को ढूंढने। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, संजय बोला। अब अंधेरे में कहाँ ढूंढेगा, कल देखते हैं। नहीं यार, कल तक बहुत देर हो जाएगी, संजय ने कहा और जाने लगा। अमन ने निखिल को इशारा किया। रुक, मैं भी चलता हूँ, निखिल ने कहा और उसके साथ आ गया। अमन लौटकर निशा के पास आ गया। अगर ऋषि को पता चला तो क्या होगा? अचानक से निशा को ऋषि का ख्याल आया और एकाएक ही उसके मुंह से निकला, ऋषि। अमन ने सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। कुछ नहीं, निशा ने कहा। नहीं, सुना मैंने, तुमने ऋषि कहा। ऋषि का क्या लेना देना है इन सब से? अमन ने पूछा और निशा के जवाब का वेट करने लगा। निशा कुछ बोलती उसके पहले ही एक गाड़ी वहां आकर रुकी। निशा को वसुधा की बहुत फिक्र हो रही थी और अमन उसे सब ठीक होगा बोलकर दिलासा दे रहा था। तभी निशा को ऋषि का ख्याल आया और अनायास उसके मुंह से निकला, अगर ऋषि को पता चला तो क्या होगा? उसके मुंह से ऋषि का नाम सुन अमन उसे हैरानी से देखने लगा। ऋषि? अमन के चेहरे पे प्रश्नवाचक भाव आ गए। कौन ऋषि? अमन ने पूछा। कोई नहीं, निशा हड़बड़ा गई। नहीं, तुमने ऋषि कहा, मैंने सुना। कहीं तुम उस द ऋषि खन्ना की तो बात नहीं कर रही हो जो हमें रूही की शादी में मिला था, जो रोनित का दोस्त है? उसका वसुधा से क्या लेना देना? अमन ने पूछा और निशा के चेहरे पे आए भावों को ध्यान से देखने लगा। बोलो। निशा को चुप देख उसने दोबारा पूछा। निशा कुछ कहती उससे पहले वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। सबने उस ओर देखा तो गाड़ी में से बिना देर किए ऋषि बाहर आया और उसके पीछे पीछे सुमित भी। ऋषि को देख निशा को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन अमन हैरानी से ऋषि को फिर निशा को देख रहा था। ऋषि के चेहरे पे इस समय गुस्सा और साथ ही साथ वसुधा को लेके फिक्र थी। ऋषि को देख कैंप के हेड सर जल्दी से उसके पास आए। मिस्टर खन्ना, आप यहाँ अचानक? ऋषि ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा निशा के पास आया। क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ, ऋषि ने सवाल किया। उसे देख निशा एक बार फिर भावुक हो गई। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना, मैं उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसके साथ निकी और अमन थे और उन दोनों ने बताया कि इतना बोल उसने सारी कहानी कह सुनाई और अमन उसे संभाल रहा था। ऋषि ने एक नज़र अमन को देखा तो अमन ने भी अपने साइड की स्टोरी ऋषि को बता दी। सभी को हैरानी हो रही थी ये देख। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषि का वसुधा से क्या लेना देना। सभी के मन में कई सवाल थे, लेकिन निकी के चेहरे पे घबराहट थी।
ऋषि को देखते ही पहले तो वो घबरा गई। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था वसुधा को ढूंढने ऋषि यहाँ तक आ जाएगा। उसे लगा ऋषि और वसुधा का तो जस्ट फ्लिंग टाइप कोई टाइम पास रिलेशनशिप होगा। निकी इन्हीं ख्यालों में ही थी कि अमन और निशा की बात सुन अब ऋषि निकी के पास आया। उसे देख निकी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। घबराहट से उसका चेहरा फीका हो गया। तो मिस निकी, मैं ज़्यादा कोई सवाल नहीं करूँगा, बस एक सवाल, वसु कहाँ है? ऋषि की आंखों में गुस्सा देख निक्की घबरा गई। और झूठ तो तुम बोलना मत, क्योंकि आखिरी बार वो तुम्हारे साथ ही देखी गई थी, उस बस्ती की एक लेडी ने बताया। ऋषि ने कड़े शब्दों में कहा। निकी ने किसी तरह खुद को संभाला और हिम्मत कर बोली, जो सच था मैंने वो बता दिया। और आपको किसने परमिशन दी मुझसे ऐसे सवाल करने की? आप होते कौन हैं हमारे कॉलेज के मामले में पढ़ने वाले? हमें उसे हम सब ढूंढ रहे हैं। निकी के हाव भाव और उसका चेहरा देख ऋषि को उस पर जो शक था वो और पक्का हो गया। ऋषि ने सुमित को इशारा किया तो सुमित उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आता देख निकी घबरा गई। मिस्टर खन्ना, ये क्या है? इसे रोको। ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? निकी पीछे जाने लगी तो ऋषि के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? निकी ने अपने कैंप हेड की ओर देखकर कहा। वो कुछ ऋषि से कहता, उसके पहले ऋषि ने उससे घूरा। सर की हिम्मत ही नहीं हुई इसके आगे कुछ बोलने की। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे आदमियों को ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऋषि बोला। मिस्टर खन्ना, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी आपकी। निक्की बोली। ओह पुलिस, थैंक्स याद दिलाने के लिए। सुमित, पुलिस को फ़ोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। अब तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो ही मुंह खोलेगी ये मैडम। ये सुन निक्की और घबरा गई। तुम क्यों इस मैटर में बीच में पड़ रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा और वसुधा का चक्कर चल रहा है ना। अरे वसुधा तो है ही चीप लड़की। एक तरफ तुम्हें फंसा रखा है, एक तरफ मेरी संजू को। उसका तो लौट कर ना आना ही अच्छा है, वरना पता नहीं कितनों को अपनी भोली शकल और खूबसूरती के जाल में फंसाएगी। ब्लडी चिपो। निक्की ने जैसी ही ये कहा उसके गाल पे एक करारा थप्पड़ पड़ने ही वाला था कि ऋषि ने अपने हाथ हवा में ही रोक लिए और गुस्से से गरजा, बस बकवास बंद करो अपनी। वसु के खिलाफ एक शब्द और कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा और वसु का क्या रिश्ता है ये मुझे तुम्हें या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो बताओ वसु कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लड़की हो इसीलिए ज़्यादा सख्त नहीं हो तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना इस हरकत के लिए अपनी जान की भीख मांग रहा होता मेरे कदमों में। ये देख निकी के चेहरे पे कुटिल मुस्कान आ गई। वाह, मानना पड़ेगा वसुधा को, क्या खूब दीवाना बनाया है तुम्हें अपना। उसने तुम्हें कैसे रिझाया ज़रा डिटेल में बताएंगे? लड़की, अपनी जबान को लगाम दो, ऋषि ने गरजा। ये देख निकी के साथ साथ सभी सहम गई। वहीं सुमित मन ही मन निकी की खैर मांगने लगा। ये लड़की क्या मरना चाहती है? सुमित मन ही मन बोला। निकी अंदर से तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन ऊपर से खुद को संभाल वो कुछ बोलने को हुई। तब तक इस बार उसके गाल पे थप्पड़ पड़ चुका था जो निशा ने मारा था। निक्की अपने गाल पे हाथ लगाए उसे गुस्से से देख रही थी। हाउ डे यू, निक्की गुस्से से बोली। ऐसे निशा ने एक और थप्पड़ मार कर कहा। मिस्टर खन्ना का हाथ तो तुम लड़की हो ये देख रुक गया, लेकिन मेरा नहीं रुकेगा। बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें। पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया कि तुम्ही ने कुछ किया है। बता मेरी वसु कहाँ है, बता। मिस्टर खन्ना, पुलिस को फ़ोन कीजिए, निशा ने कहा। अब तक सारा माजरा उनके कॉलेज के सर भी समझ चुके थे। वो निकी से बोले। निकी, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। पुलिस तक बात जाएगी तो कॉलेज का नाम खराब होगा, और ऐसे में तुम्हें कॉलेज से रिस्टिकेट किया जाएगा। तुम्हारा भी कैरियर ख़राब हो जाएगा।
ये सुन निकी गुस्से से सबको घूरने लगी। ऋषि ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके एक आदमी ने अपनी गन निकाल सीधा निकी के माथे पे लगा दी। बोलो मैम कहाँ हैं? गार्ड बोला। निकी की तो जान हलक में आ गई। गार्ड ने ट्रिगर दबाया ही था कि निकी तुरंत बोली, मैं बताती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो मुझे। ऋषि उसके पास आया। निकी ने ऋषि को देखा, फिर घबरा कर नजरें नीची कर ली। उसने बोलना शुरू किया, मैंने वसुधा को बस्ती के पीछे की तरफ कुछ दूरी पर सुनसान रेतीली मैदान पर बेहोश करके छोड़ दिया था। वो दोपहर से ही वहाँ पड़ी है। अब तक तो गिद्ध उसे नोच चुके होंगे या रेत में दफन हो गई होगी। ये सुन ऋषि ने गुस्से से निकी का गला पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वसु के साथ ये करने की? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी जलन में मेरी वसु को निशाना बनाया। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये बोल ऋषि की पकड़ निकी के गले पर और कस गई। सुमित और अमन ने आकर ऋषि के हाथ पकड़ छुड़ाने की कोशिश की। सर इसे छोड़ दो वरना ये मर जाएगी। इस वक्त हमें जल्दी से जल्दी मैम को ढूंढना है सर, अंधेरा भी हो गया है। वसु का नाम सुन ऋषि ने उसे छोड़ दिया। निकी अपना गला पकड़े अपनी उखड़ती सांसों को संभालने लगी और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। तुम दुआ करो कि वसु को कुछ ना हो वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, ऋषि ने कहा और गाड़ी में बैठ उस जगह जाने लगा जहाँ निकी ने बताई थी। निशा उसके पास आई और बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा। तुमने ये सब संजय के लिए किया, लेकिन अगर संजय को पता चलेगा ना इस बारे में तो वो भी तुमसे नफरत करेगा। और वैसे भी वसु तो संजय को सिर्फ अपना दोस्त समझती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब करने से पहले एक बार बात तो कर लेती। लेकिन संजू तो वसु को चाहता है। निक्की बोली, तो तुम वसु को मार दोगी? तुम संजय की लाइफ में आने वाली हर लड़की को मार दोगी? ये प्यार नहीं पागलपन है। ये वारसिक, ये जिद है तुम्हारी, प्यार पाने की जिद। ना कर उसे पाने का इंतज़ार कर लेती। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, निशा ने कहा और वहाँ से चली गई। अमन ने भी उसे हिराकत भरी नज़रों से देखा और वो भी चला गया। एक एक करके सभी वहाँ से चले गए और निकी अकेली रह गई। इधर ऋषि वसुधा को ढूंढने रेत के मैदान में आया। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी उसे। उसने अपने आदमियों को ढूंढने का इशारा किया और खुद भी ढूंढने लगा। वसु कहाँ हो तुम? वो ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनसान रेगिस्तान में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द और तड़प साफ महसूस की जा सकती थी। सुमित ने ऋषि के कंधे पर हाथ रख कहा, डोंट वरी सर, हम मैम को ढूंढ लेंगे। सुमित ने कहा तो ऋषि ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आंखों में अब तक ठहरे आंसुओं में से 2 बूंद गालों पे लुढ़क आए। ऋषि और उसके आदमी बिजली की सी फुर्ती से रेत में यहाँ वहाँ वसुधा को ढूंढ रहे थे। उस पर तेज चलती हवाओं की वजह से रेत उड़कर उनके नाक और आंखों में भी जा रही थी और अंधेरे में ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। ऋषि आखिर थक कर एक जगह रेत पे बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हर गुजरते पल के साथ वसुधा से दूर जाने का ख्याल उसकी जान ले रहा था। प्लीज़ वसु, मुझे छोड़कर नहीं जाना वसु, मैं जी नहीं पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है। कहाँ हो यार? बस एक बार इशारा दे दो, बस एक इशारा, ऋषि खुद से ही बोला। उसी समय एक हवा का झोंका उसे छू कर गुजरा और उसके कानों में धीमी मगर अस्पष्ट आवाज़ आई, मिस्टर खन्ना मैं यहाँ हूँ। ऋषि ने तुरंत आंखें खोली और बोला, वसु। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे पास ही रेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। ऋषि दौड़कर वहाँ गया। उसने वहाँ की रेत हटाई तो किसी की उंगलियाँ दिखाई दी। वो पहचान गया, ये वसुधा की ही उंगलियाँ थी। वो तुरंत वहाँ की रेत हटाने लगा और सुमित को आवाज़ लगाई। सुमित दौड़ा हुआ आया तो ऋषि ने इशारा किया। उसका इशारा समझ सुमित ने सभी गार्ड्स को वहाँ बुला लिया। अब सभी मिलकर वहाँ की रेत हटाने लगे। कुछ ही मिनटों में रेत हट गई और वसुधा का चेहरा
ऋषि को नज़र आया। उसने तुरंत वसु को उठा अपने सीने से लगा लिया। वसु, थैंक गॉड तुम मिल गई। वसु, अपनी आंखें खोलो वसु। ऋषि ने वसुधा के गाल थपथपाते हुए तो वसुधा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। अपनी मुस्कुराती आंखों से ऋषि को देखा। धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगे। ये बोल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वसु, ऋषि ने उसे फिर से सीने से लगा लिया। सर, मैम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैम की हालत बहुत ख़राब है। सुमित की आवाज़ से ऋषि अपने होश में आया। हाँ हाँ हाँ, ये बोल वो वसुधा को गोद में उठाए गाड़ी तक आया और गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठ गया। सुमित ने ड्राइवरिंग सीट संभाल ली। सुमित जितनी तेज़ गाड़ी चला सकते थे उसने उतनी तेज गाड़ी भगाई। पूरे रास्ते ऋषि वसुधा के चेहरे को निहार, कभी उसकी हथेली मलता तो कभी उसका सिर सहलाता। तुम्हें कुछ नहीं होगा वसु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस हिम्मत रखो। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ के मत जाना वसु। वहीं गाड़ी के शीशे में से ऋषि को देखता सुमित मन ही मन बोला, सर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ भगवान मैम को कुछ मत होने देना। हमेशा मजबूत और अक्खड़ ऋषि आज उसे पल पल टूटता नजर आ रहा था। उसका दर्द, उसकी तड़प सब वसुधा के लिए थी। वहीं वसुधा जिससे उसका अनचाहा बंधन जुड़ा था और आज चाह कर भी वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। कुछ ही देर में ऋषि की गाड़ी जैसलमेर के हॉस्पिटल पहुंची। वसुधा को गोद में लिए ऋषि गाड़ी से बाहर आया। वार्ड बॉय की मदद से उसे स्ट्रेचर पे लिटाया और वसु को इमरजेंसी में ले जाया गया। अचानक से वसुधा के वहाँ से जाने के बाद ऋषि को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया जैसे थम गई हो, जैसे वसुधा के अलावा उसका कोई नहीं हो। उसे अकेलेपन का अनुभव होने लगा। वो एकटक मिरर वॉल से डॉक्टर्स के बीच गिरी वसुधा को देख रहा था। उसको इतना परेशान देख सुमित ने दिल्ली में रवि को फ़ोन लगाया। रवि ने अपने फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखा और घड़ी में देख बोला, ये इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है। बगल में लेटी शैलजा की नींद भी फ़ोन की आवाज़ से खुल गई। कौन है, किसका फ़ोन है, आप उठाते क्यों नहीं। शैलजा बोली, सुमित का है। सुमित का? हाँ, अरे उठाइए ना जल्दी, वैसे भी वो ऋषि के साथ यूएस में है, वहाँ दिन होगा, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। शैलजा ने कहा तो रवि ने आखिरी रिंग में फ़ोन उठा लिया। सुमित, क्या बात है, सब ठीक है? ऋषि तो ठीक है ना? सर, आप भाभी को लेके यहाँ आ जाइए। सुमित बोला। कहाँ, यूएस? क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? सुमित। रवि बोला, यूएस नहीं, जैसलमेर, वो वसुधा मैम हॉस्पिटल में हैं और सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, उन्हें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग जल्दी आ जाइए। सुमित बोला, क्या वसुधा हॉस्पिटल में है, क्या हुआ उसे? रवि ने कहा। ये सुन शैलजा जो अब तक नींद में ऊँग रही थी उसकी पूरी नींद खुल गई। घबराकर उसने तुरंत रवि से फ़ोन लेकर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। मैं आपको सब बताता हूँ सर, लेकिन आप लोग पहले यहाँ आ जाइए, ऋषि सर को किसी अपने की ज़रूरत है। सुमित ने कहा। सुमित, ऋषि को फ़ोन देना। शैलजा की आवाज़ आई। जी भाभी, सुमित ने कहा और ऋषि के पास आया। उसने ऋषि की ओर फ़ोन बढ़ा दिया। ऋषि ने उसे देखा तो सुमित ने फ़ोन लेने का इशारा किया। ऋषि ने फ़ोन कान से लगाकर बड़ी मुश्किल से कहा, हेलो ऋषि। वहाँ से शैलजा की आवाज़ सुनाई दी। भाभी माँ वो वसु वो। ऋषि का गला भर आया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ऋषि, कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। तुम जैसा प्यार करने वाला पति जब उसके साथ है तो कुछ कैसे होगा उसे। तुम घबराओ मत, हम कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास होंगे, समझी। बिल्कुल मत घबराना, हिम्मत से काम लो, हम आ रहे हैं। शैलजा ने बहुत प्यार से कहा। जी भाभी माँ, ऋषि ने कहा और फ़ोन सुमित को पकड़ा दिया। सुमित, तुम ऋषि के साथ ही रहोगी, हम लोग आ रहे हैं। शैलजा ने कहा और फ़ोन काट दिया। जल्दी चलिए,
हमें अभी निकलना है। मैं अपने ऋषि को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरा बच्चा तकलीफ़ में है। हमें इस समय उसके साथ होना चाहिए। शैलजा हड़बड़ाते हुए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। उसकी हड़बड़ाहट, उसकी काँपती आवाज़ से साफ पता चल रहा था। रवि ने उसकी कलाई पकड़ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। शैलजा बिफर पड़ी, उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। रवि ने उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से कहा, सैलू चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो ऋषि को कैसे संभालोगी? मैं जानता हूँ ऋषि और तुम्हारा रिश्ता अनोखा है, सिर्फ देवर भाभी का नहीं बल्कि माँ बेटे का है। उसे अपने बेटे की तरह पाला है तुमने, तो जितना रोना है अभी रो लो। उसके सामने एक आंसू भी गिराना तो ऋषि कमज़ोर पड़ जाएगा। आप तो जानते हैं ना सब, आप जानते हैं ना कि ऋषि ने मुझे ममता का एहसास करवाया है। उसकी वजह से कभी ये कमी खली ही नहीं कि हमारी कोई औलाद नहीं है। ऋषि ने मुझे माँ बनने का सुख दिया है, साथ ही साथ मेरा सुहाग भी। रवि ने तुरंत उसके होठों पे हाथ रख दिया। शैलजा बोलते बोलते रुक गई। याद है ना पापा ने क्या कहा था जाते समय, इस घर में ये बात कोई अपनी जुबान पे कभी नहीं लाएगा। रवि ने कहा। शैलजा ने सिर हिला दिया। रवि के इतने एहसान हैं हम पर, सॉरी ऋषि के इतने एहसान हैं हम पर। वो कितना अच्छा और साफ दिल का है, फिर क्यों उसके साथ ये सब होता है? बार बार हर बार उसे कभी कोई खुशी पूरी क्यों नहीं मिलती? अगर वसुधा को कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएगा। वो वसुधा से बहुत प्यार करता है। शैलजा ने कहा। अच्छा ठीक है, अब ये आंसू पोंछो और जल्दी से रेडी हो जाओ। हमें दादी माँ को भी बताना होगा। रवि ने कहा। नहीं, हम दादी माँ को कुछ नहीं बता सकती, वो परेशान हो जाएंगी। शैलजा बोली। लेकिन हम दादी माँ को कहेंगे क्या? इतनी जल्दी में हम कहाँ जा रहे हैं? बताना तो पड़ेगा ही ना। रवि ने कहा। अभी तो दादी माँ सो रही होंगी, अभी उन्हें सोने दीजिए। सुबह फ़ोन कर मैं जो कहना होगा कह दूंगी, शैलजा ने कहा और अपने कपड़े लेकर उस रूम चली गई। रवि ने भी फ़ोन कर जाने का इंतज़ाम करवाने लगा। हॉस्पिटल में ऋषि परेशान सा इमरजेंसी वार्ड के आगे खड़ा एकटक वसुधा को देख रहा है, जो इस समय डॉक्टर और नर्सेस से घिरी हुई थी। डॉक्टर उनकी पल्स चेक कर रहे हैं, नर्स उसका चेहरा साफ कर रही हैं, कोई उसे इंजेक्शन दे रहा है। सभी उसके ट्रीटमेंट में लगे हैं। तभी एक डॉक्टर बाहर आया। ऋषि को इतना घबराया हुआ देख वो बोला, मिस्टर खन्ना रिलैक्स, सब ठीक है। आप इस कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हमें उनकी फर्दर ट्रीटमेंट करनी है। वो कैसी है डॉक्टर? ऋषि ने बड़ी हिम्मत कर पूछा। उनकी पल्स बहुत धीरे चल रही है, लगता है बहुत देर तक वो रेत में दबी रही, इसीलिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। धड़कन बहुत स्लो है, बट आप टेंशन ना लो, वी विल ट्राइंग आवर बेस्ट। बस आप प्रे कीजिए। डॉक्टर ने ऋषि के कंधे पे हाथ रखकर कहा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सुमित ने डॉक्टर से पेपर लेके ऋषि की ओर बढ़ा दिया। ऋषि ने जल्दी से साइन कर दिया। डॉक्टर ने एक नज़र पेपर को देखा और ऋषि से पूछा, सर पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है? वो आपने नहीं लिखा। सी इज़ माई वाइफ डॉक्टर। ऋषि ने अंदर लेटी वसुधा को देखकर कहा। उसके कहे ये शब्द अभी अभी वहाँ पहुँचे संजय के कान में पड़े, जो अमन, निखिल और निशा साथ हॉस्पिटल आए थे। निशा तो पहले से ये जानती थी, मगर संजय, अमन और निखिल को जैसे ये सुन झटका लगा। अमन और निखिल ने तुरंत संजय की ओर देखा। इस समय संजय की चेहरा भाव शून्य था। यस डॉक्टर, सी इज माई वाइफ, प्लीज़ सेव हर, आई कैंट लिव विथआउट हर। डॉक्टर सेव हर प्लीज़, ऋषि ने तड़प कर कहा। ये शब्द संजय के कानों पर किसी हथौड़े की तरह पड़े। क्षण से कुछ टूटा उसके अंदर, लेकिन आवाज़ नहीं आई। अमन और निखिल ने संजय को देखा तो संजय ने उनको देख फीका मुस्कुरा दिया। वो भारी कदमों से आगे चलने लगा। उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया। ऋषि के कहे शब्द सी इज माई वाइफ उसके कान में बज रहे थे। वो वहीं रखे सोफे पे बैठ गया। अमन ने, निखिल ने उसे संभाला तो
उसके उन दोनों की ओर देख नाम में गर्दन हिला आगे जाने के लिए कह दिया। निशा को संजय के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये दिल के मामलों में किसी का बस नहीं चलता। संजय को वही छोड़ तीनों आगे आकर सुमित से मिली। वसु कैसी है? निशा ने सुमित से पूछा। मैम का ट्रीटमेंट चल रहा है, सुमित ने इतना जवाब दिया और ऋषि के पास चला गया। निशा भी इमरजेंसी वार्ड की तरफ आई। कांच में से वसुधा को देखने लगी। उसने एक नज़र ऋषि को देखा, जो लगातार बेचैनी से अंदर देखे जा रहा था। वसुधा की एक एक सांस के साथ मानो उसकी सांसों की डोर जुड़ी हो। वसु, काश तुम ये देख सकती तो कितना खुश होती। तुम देखती कि ऋषि तुमसे कितना प्यार करने लगा है। निशा ने मन ही मन कहा। फिर एक नज़र संजय को देखा और उसके पास आकर बैठ गई। अमन और निखिल भी उसके पास ही बैठे थे। उसने संजय से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। क्या कहे, क्या दिलासा दे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसके मन के हाल को निशा बहुत अच्छे से समझ रही थी। जिस इंसान पर हमने हमेशा ही अपना अधिकार समझा हो और एक दिन पता लगे कि वो तो अपने जीवन के सारे अधिकार पहले से ही किसी और को दे चुका है, तो एक धक्का सा लगता है मन को। दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिसकी आवाज़ किसी को नहीं आती, लेकिन उसके टुकड़े हमें खुद ही समेटने पड़ते हैं। संजय इस समय ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहा था। निशा ने हौले से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। संजय ने उसे भारी आंखों से देखा, जैसे पूछ रहा हो, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आंखों से आंसुओं की एक धार बह गई, जिससे उसने जल्दी से पूछ लिया। अंदर वसुधा का इलाज चल रहा था और बाहर दो दिल वसुधा के लिए तड़प रहे थे। हॉस्पिटल में एकाएक एकदम शांति सी छा गई। कुछ समय बाद रवि और शैलजा उस शांति को भंग करते हुए वहां पहुंचे। शैलजा सीधे जाकर ऋषि के पास खड़ी हो गई। ऋषि, शैलजा की आवाज़ सुन ऋषि एकदम से उसके गले लग गया और बच्चों सा रो पड़ा। भाभी माँ, वसु, वो ऐसे, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता भाभी माँ, सब मेरी ही गलती है। वो मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी और मैं उसे हर बार खुद से दूर कर देता था। इसी की सज़ा मिली है मुझे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। ऋषि, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? शैलजा ने कहा तो ऋषि ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो फिर शांत हो जाओ और हिम्मत रखो, उसके लिए प्रार्थना करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शैलजा ने ऋषि की हथेली थाम कर कहा और उसे ले पास ही रखे काउच पे बैठ गई। संजय दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसे रूही की शादी याद आ गई। शैलजा को उसने देखा था वसुधा के साथ। मैं क्यों कुछ नहीं समझ पाया, मैं क्यों ऋषि का शैलजा को बार बार प्यार से देखना समझ नहीं पाया। उसे रूही की शादी का एक एक पल याद आने लगा, ऋषि और वसुधा का डांस भी। सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने था, बस मैं ही नहीं समझ पाया। और आज जो कुछ भी वसुधा के साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। निकी ने मेरी वजह से वसुधा के साथ ये किया। ऐसे जाने कितने ही विचार संजय के मन में आने लगे। वो मन ही मन वसुधा की सलामती की प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऋषि के साथ साथ रवि भी डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर, अब कैसी है वो? ऋषि ने पूछा। अभी बेहोश है, कल सुबह तक होश आ जाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इनको बेहोशी की हाई डोज दी गई थी, जिसकी वजह से पल्स स्लो हो गई। बस आप प्रार्थना कीजिए, हम उन्हें अब आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ये बोल चले गए। सभी आईसीयू के बाहर बैठे वसुधा के होश में आने का इंतजार करने लगे। मन ही मन सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। रवि ने सुमित से अब तक सारी बात जान ली थी। रात किसी तरह कटी। शैलजा और रवि ऋषि के पास ही थे। निशा भी वहीं थी। अमन, निखिल और संजय वेटिंग एरिया में बैठे थे। सुबह के 4 बज रहे थे। ऋषि ने अपने आसपास देखा तो रवि और शैलजा काउच पर आंखें मूंदे बैठे थे। ऋषि आहिस्ता से उठा और रूम का डोर खोल दबे पांव अंदर आया। वसुधा के पास आकर
उसके चेहरे को देखने लगा। आंखों में एक बार फिर नमी आ गई, जिसे उसने अपनी पलकों को झपका कर तर किया। वसुधा की हथेली थाम थोड़ा नीचे झुक कर बोला, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती तुम मुझे। तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो अब हम साथ रहेंगे हमारे घर में। बस एक बार होश में आ जाओ। अब कभी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम चाहोगी तब भी नहीं। तुम जैसा चाहो वैसे रह सकती हो। बस एक बार आंखें खोल लो। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। देखो, अगर तुमने मेरी नहीं मानी ना, तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा, समझी? एक बार आंखें खोल लो वसु। देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऋषि ने अपनी बात पूरी ही की। ऋषि ने अपनी बात पूरी ही हल्के से वसुधा के माथे को चूम उससे दूर हुआ। रूम के बाहर खड़े संजय ने कांच में से ये सब देखा जो वसुधा को देखने ही आया था। उसे ऋषि का दर्द, ऋषि की तड़प सब महसूस हो रही थी। वो समझ गया कि ऋषि के मन में वसुधा के लिए बहुत प्यार है। उसके मन में ऋषि को लेकर जलन तो थी, लेकिन नफरत नहीं। वसुधा से जुड़ी किसी भी चीज़ से नफरत तो वो कर ही नहीं सकता था। संजय ने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। उसने पलट के देखा तो निशा थी। वो अपनी भरी आंखों से मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे देख निशा की आंखें भर आई। संजय, तुम पहले से सब जानती थी ना? निशा कुछ बोलती उसके पहले संजय ने कहा, हाँ, और इसीलिए तुम्हें झूठी उम्मीद लगाने से आगाह कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे वसुधा ने मना किया था किसी से कुछ बताने को। निशा ने कहा, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, संजय ने कहा और अंदर देखने लगा। ऋषि ने वसुधा से दूर हो बाहर जाने का रुख किया तो अपनी हथेली पर वसुधा की उंगलियों की मजबूत होती पकड़ महसूस की। उसने पलट के देखा तो वसुधा की पलकें फड़फड़ा रही थी। वसुधा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े ऋषि को देख हल्की सी मुस्कुराई। ऋषि ने उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें होश आ गया वसु, थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर, नर्स, ऋषि जोर से चीखा। वसुधा को होश आया देख संजय और निशा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। पास ही बैठी नर्स नींद से जाग गई। वसुधा को होश में आया देख उसने डॉक्टर को कॉल कर बुला लिया। ऋषि ने वसुधा को आराम से लिटाया। तब तक शैलजा और रवि भी अंदर आ गए। उन दोनों को देख ऋषि खुशी से रवि के गले लग गया। भैया, वसु को होश आ गया। भाभी माँ, होश आ गया वसु को। शैलजा ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए वसुधा के पास आई और उसका सिर सहलाते हुए बोली, हाँ, अब वसु ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने आकर वसुधा को चेक किया और ऋषि को देख बोला, मिस्टर खन्ना, अब खतरे की कोई बात नहीं है। इन्हें कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी तो नहीं है। नहीं तो 2 दिन बाद ऑब्जर्वेशन के बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, ऋषि ने डॉक्टर का हाथ पकड़ कहा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाकर चले गए। अब तक वसुधा से मिलने सभी आ चुके थे। वो अपनी आंखें खोले लगातार ऋषि को देख रही थी। सभी उससे उसका हाल पूछ रहे थे और वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। ऋषि भी उसे ही देख रहा था। ये देख शैलजा ने वसुधा को आराम करने का बोल सभी को बाहर चलने का बोल दिया। सभी बाहर आकर बैठ गए। रूम में अब सिर्फ वसुधा और ऋषि थे। ऋषि उसके पास आया। कैसा फील कर रही हो तुम? ऋषि ने उसका सिर सहलाया। अब बेहतर हूँ। अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ, ठीक है, ऋषि ने कहा और पास ही रखे काउच की ओर जाने लगा कि वसुधा ने उसकी हथेली पकड़ रोक लिया। ऋषि उसके पास आया। क्या हुआ, कुछ चाहिए? ऋषि ने थोड़ा झुककर कहा। वसुधा बिना कुछ कहे उसके गले लग गई और उसे कस के अपनी बाहों में भींचते हुए बोली, मुझे लगा अब मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगी। बहुत डर गई थी। मैंने से डर नहीं लगता मुझे, आपसे दूर जाने के ख्याल से लगता है डर। इसीलिए बहुत डर गई थी मैं।
लेकिन दिल के किसी कोने में विश्वास था कि आप मुझे तक ज़रूर पहुँचेंगे, ढूंढ लेंगे मुझे। डर तो मैं भी गया था वसु, डरा दिया था तुमने मुझे पल पल खो देने का डर मौत से भी बदतर था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, लेकिन अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा, चाहे जो हो। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ऋषि ने कहा तो वसुधा के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आ गई। आप सच कह रहे हैं? हाँ, एकदम सच, ऋषि उससे अलग होकर बोला। अब तुम आराम करो, ठीक है। ऋषि ने उसे फिर से लिटा दिया और खुद काउच पे जाके बैठ गया। वसुधा ने मुस्कुराते हुए ऋषि को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर ली। तुम फिर से यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो संजय? निशा की आवाज़ से संजय पलटा। कुछ नहीं, बस इन दोनों को देख रहा हूँ। दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है, फिर जाने किस वजह से इन्हें अपना रिश्ता सबसे छिपाना पड़ा। कहते हैं साथ रहने से प्यार हो जाता है, लेकिन ये तो साथ भी रहे फिर भी इतना प्यार है दोनों के बीच। वजह तो है, और बहुत ख़ास वजह है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा है, निशा ने संजय की ओर देखकर कहा। संजय ने कुछ सोच एकदम से निशा का हाथ पकड़ उसे वहाँ से अलग दूसरी ओर ले आया। इधर ऋषि ने जब वसुधा को नींद में देखा तो बाहर आया। शैलजा और रवि पास ही पड़े काउच पे बैठे थे। भैया, आप और भाभी माँ होटल जाकर आराम करें, अब तो वसु ठीक है और आराम कर रही है। आप लोग भी थके हैं, भाभी माँ को भी आराम की ज़रूरत है, ऋषि ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो सैलू, चलो, रवि ने शैलजा की ओर देखकर कहा। शैलजा ने ऋषि की ओर देखा तो ऋषि उसके पास घुटनों पे बैठ बोला, भाभी माँ वसु ठीक है, अब आप भी आराम कर लो, बाद में मिलने आ जाना। वैसे भी हॉस्पिटल में भीड़ अलाउ नहीं है, और फिर दादी माँ को भी तो इन्फॉर्म करना होगा ना। शैलजा ने ऋषि के गाल को छू कर कहा, ठीक है, कोई भी ज़रूरत हो तो बुला लेना, और हाँ, वसु के पापा को भी इन्फॉर्म कर दो, उनका हक है ये जानने का। जी भाभी माँ, ऋषि ने कहा। शैलजा और रवि चले गए। दूसरी तरफ संजय निशा को हॉस्पिटल के कमरे में लाया। निशा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। निशा, तुम मुझे सब बताओगी? सब मतलब सब कुछ। वसुधा की शादी कब हुई? वसुधा की, और हुई भी है तो उसने छिपाई क्यों? दोनों ऐसे क्यों कर रहे थे? और झूठ तो बोलना मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब जानती हो। संजय ने कड़े शब्दों में कहा। हाँ, सब जानती हूँ, तभी तो तुम्हें उसके सपने देखने से आगाह कर रही थी, लेकिन तुम मेरी बात समझती ही नहीं। ओ प्लीज़ निशा, ये प्रवचन देना बंद करो। ये बताओ, कब हुई वसु की शादी और कैसे? आज से 6 महीने पहले, जब वो अपनी बहन की शादी में गई थी। और इसके आगे की कहानी निशा ने संजय को कह सुनाई। वाट, इसका मतलब ऋषि की शादी वसु की बहन से तय थी? हाँ, ऐसे कैसे वो लोग वसु की शादी किसी से ज़बरदस्ती करा सकते हैं? ज़बरदस्ती नहीं, वसुधा की मर्जी से हुई है ये शादी। हाँ, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन अब नहीं, अब उनके रिश्ते में मजबूरी नहीं, मजबूती है, और साथ ही एक दूसरे के लिए गहरा प्यार और सम्मान। निशा ने कहा तो संजय कुछ बोल ही नहीं पाया। एक पल को खामोशी छा गई कमरे में। निशा ने संजय का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, संजय भूल जाओ वसु को, वो तुमसे प्यार नहीं करती, ना पहले कहती थी, और अब तो वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। तुम्हें वो अपना अच्छा दोस्त मानती है। ये सुन संजय ने भरी नज़रों से उसे देखा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ निशा, क्यों? ये तो किस्मत की बात है, किसकी गांठ किससे बंधी है ये तो भगवान को ही पता होता है, और जिससे बंधी होती है वो ऊपर वाला कोई ना कोई बहाने से उन्हें मिलवा ही देता है। वरना तुम ही सोचो ना, जिस ऋषि की शादी वसुधा की बड़ी बहन विद्या दी से तय हुई थी, उसकी शादी अचानक वसुधा से क्यों हो गई? ये सब संयोग की बातें होती हैं। सुना था कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। वसु और ऋषि को देख यकीन भी हो गया
कि इन दोनों का रिश्ता वहीं से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे का साथ लिखवा कर लाए हैं ये अपनी किस्मत में, तभी तो एक दूसरे को देखे बिना जाने बिना इनकी शादी हो गई। और अब इस अनचाही शादी में इतना गहरा प्यार है कि एक अनचाहा बंधन अटूट रिश्ते में बदल गया। वरना तो कभी कभी वर्षों से एक दूसरे को जानने के बाद भी प्यार नहीं होता। निशा ने संजय की ओर देखकर कहा, तुम ठीक कह रही हो। इसीलिए तो पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानने के बाद, इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद, मैं वसुधा के दिल में वो एहसास जगा नहीं पाया जो ऋषि के लिए कुछ ही दिनों में उसके दिल में आ गए। संजय ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ संजय, क्योंकि जब हम किसी को दिलो जान से चाहते हैं और वो किसी और को चाहे तो तकलीफ़ तो होती ही है। लेकिन सबको मनचाहा साथी मिले ये तो हर एक की किस्मत में नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कोई वसुधा से भी ज़्यादा चाहने वाली हो। निशा ने कहा तो संजय मुस्कुराने लगा। ये सही कह रही हो तुम, लेकिन ये बताओ, ये सब ज्ञान की बातें तुम लाती कहाँ से हो? संजय थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला। बस ऐसे ही, जिंदगी और प्यार बहुत कुछ सिखा देता है। निशा बोली। क्या क्या कहा तुमने? प्यार? संजय ने उस पर गहरी निगाह डाली। निशा सकपका गई। अरे चलो यहाँ से, हमें वसु से भी तो मिलना है, फिर कैंप वापस जाना है। वैसे भी कैंप अब ख़त्म हो गया है, सब कल कॉलेज लौट जाएंगे। और फिर निकी, उसे भी तो सबक सिखाना है। निशा ने बात बदलते हुए कहा। निकी का नाम सुन संजय को बहुत गुस्सा आया। हाँ, उस निकी को तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा उसे, संजय ने कहा और दोनों वसुधा से मिलने उसके रूम की ओर जाने लगे। चलते चलते निशा ने एक नज़र संजय को देखा, फिर कुछ सोच मुस्कुरा कर आगे देखने लगी। निशा और संजय वसुधा से मिलने रूम में आए। उन्हें देख ऋषि उठकर उनके पास आया। उसने एक नज़र संजय को देखा, फिर निशा को देख कहा, आप लोग गए नहीं अभी मिस्टर खन्ना? हमने सोचा जाने से पहले एक बार वसु से मिल लें। निशा बोली। वो तो सो रही है, ऋषि ने कहा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, संजय ने कहा और ऋषि की ओर देख बोला, सॉरी मिस्टर खन्ना, मेरी वजह से ये सब। आप अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, ये तो उस लड़की का दिमाग ख़राब था। वैसे तुम थोड़ा बचकर रहना उससे। ऋषि ने उसे घूर के देखा। ऋषि की अकड़ देख और अंदाज़ा देख संजय को कुछ बोलते ही नहीं बना। वहीं निशा ये देख मंद मंद मुस्कुराने लगी। कांग्रेचुलेसन मिस्टर खन्ना, मुझे आज ही पता चला कि आपका और वसु का रिश्ता क्या है। संजय ने उसकी ओर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वसु नहीं, वसुधा है वो, उसे आप वसुधा ही कहो। एंड थैंक्स, ऋषि ने कहा। लेकिन संजय से हाथ नहीं मिलाया। ये देख संजय ने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया। उन दोनों को ऐसे बातें कहते देख निशा तुरंत बोली, मिस्टर खन्ना तो अब हम चलते हैं, हम वसु से बाद में मिल लेंगे और 2 दिन बाद तो वो आ ही जाएगी दिल्ली। ऋषि ने सिर्फ सिर हिला दिया। दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर संजय ने एक गहरी सांस ली। यार क्या आदमी है, कितनी अकड़ है इसमें। और घूर तो ऐसे रहा था मुझे जैसे आंखों से ही निकल जाएगा। जाने वसु इसे कैसे झेलती है। संजय बोला। वसु नहीं, वसुधा है उसका नाम। निशा ऋषि की एक्टिंग करते हुए भारी आवाज़ में बोली और खिलखिला उठी। अच्छा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, संजय ने निशा को घूरते हुए कहा। हंसू नहीं तो क्या करूं, शक्ल देखी है अपनी? ऋषि के सामने कैसे चुप लग गई थी। यार उससे डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि मैं खो गया उसके ऑरा में। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी तो वसु को उससे प्यार हुआ और वो भी वसु को बहुत चाहते हैं, तो वसु को उसे झेलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम बड़ी साइड ले रही हो उसकी, संजय ने उसे घूरते हुए कहा। लेनी तो पड़ेगी ना, मेरे जीजा जी तो ठहरे, तुम तो मेरे कोई नहीं लगते। अच्छा, मैं कोई नहीं लगता, बताऊं अभी क्या लगता हूँ मैं तेरा। ये बोल संजय ने उसकी गर्दन में हाथ डाल उसे दबोच लिया। दोनों ऐसे ही लड़ते मस्ती करते वहाँ से चले गए। वसुधा की जब नींद खुली तो सामने बैठे ऋषि को देख
चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वसुधा उसे अपलक देखने लगी। ऋषि अपने फ़ोन में बिजी था। ऋषि ने अचानक से नज़रें उठा के उसकी ओर देखा तो पहले खुद को देखती वसुधा को देख उसने भौहें उचकाकर इशारे से पूछा, क्या है? वसुधा ने ना में गर्दन हिला दी। ऋषि फिर से अपने फ़ोन में लग गया और वसुधा की नज़रें फिर से उस पर टिक गई। ऋषि को ऐसे निहारना उसे सुकून दे रहा था। निशा और संजय कैंप पहुंचते हैं। कैंप वापस दिल्ली जाने के लिए रेडी था। अमन और निखिल ने संजय का सामान पैक कर लिया था। चल भाई, निखिल बोला। संजय ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने इधर उधर नजरें घुमाई। उसे निकी सबसे अलग खड़ी नजर आई। रुको, मैं अभी आता हूँ, संजय ने कहा और निकी के पास आया। संजय को देख निकी नजरें चुराने लगी। क्या हुआ, मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही? संजय ने कहा। निकी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों, क्या किया तुमने ऐसा? जवाब तुम जानते हो। अच्छा, लेकिन तुम भी तो जानती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, क्योंकि तुम तो वसुधा के दीवाने हो, लेकिन वो भी तो तुमसे प्यार नहीं करती। उसका तो उस ऋषि से चक्कर चल रहा है। बहुत सती सावित्री बनती है और एक शादीशुदा मर्द फंसा रखा है। निक्की गुस्से में बोली। निक्की, तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम वसुधा को समझ ही नहीं पाई। एक लड़की होकर भी तुम इतना गलत कैसे समझ सकती हो दूसरी लड़की को? वैसे भी मेरे और वसुधा के बीच तो कोई नज़दीकियां भी नहीं थी। तुमने अपनी जलन में उसकी जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं है? तुमने ये सब मेरी वजह से किया ना। तुम्हें बता दो कि प्यार करना तो दूर, अब दोस्त भी नहीं हैं हम, संजय ने गुस्से से कहा और जाने लगा। फिर कुछ कदम चलकर रुक गया। वो पलटकर निकी के पास आया। तुम जानती हो ऋषि और वसुधा का रिश्ता क्या है? निकी संजय को सवालिया नज़रों से देखने लगी। वसुधा ही ऋषि की वो सीक्रेट वाइफ है जिसे वो दुनिया से छिपाता आया है। ये सुन निकी उसे हैरानी से देखने लगी। यस, सही सुना तुमने। ऋषि और वसुधा हस्बैंड वाइफ हैं, संजय ने कहा और वहाँ से चला गया। निकी उसे जाता देखती रह गई। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ अब कह दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।